बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ नासिर कलीम एंड आई एम योर मैथ्स टीचर। स्टूडेंट्स, आज हमने न्यू नाइन्थ का लेक्चर नंबर 1 स्टार्ट करना है, जिसमें हम चैप्टर नंबर 1 देखेंगे जो कि मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स से रिलेटेड है। स्टूडेंट्स, जो भी चीज़ आपको पढ़ाई जाएगी आपने अच्छे तरीके से उसे पढ़ना है, अपने कंसेप्ट्स क्लियर रखने हैं, क्योंकि ये जो फर्स्ट राउंड होगा ये हम ऐसे ऑनलाइन क्लासेस के ज़रिए ही पढ़ाएंगे। जैसे ही स्कूल इंशाल्लाह ओपन होंगे 15 सितंबर से, तो आपकी इसी लेक्चर्स की रिवीजन होगी और 15 सितंबर से आपके टेस्ट होंगे। चलें देखते हैं, हम पहला लेक्चर चैप्टर नंबर 1 है, मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स से रिलेटेड। सबसे पहले हम देखते हैं कि मैट्रिक्स हमारे पास क्या चीज़ है। ठीक है, मैट्रिक्स और मैट्रिसेस, मैट्रिक्स सिंगुलर है और मैट्रिसेस उसका प्लूरल है। अब हम देखते हैं कि मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या है। सिंपल डेफिनेशन है भाई, डेफिनेशन कैसे करें हम, फिर उसे देखते हैं उससे रिलेटेड भाई इसके अंदर कैसी एंट्रीज हैं, क्या चीज़ है। A matrix is a rectangular array or a formation of collection of real numbers। ठीक है, मतलब ये कि हम किसी ख़ास अरेंजमेंट के ज़रिए से रियल नंबर्स को लिख देते हैं। वो ख़ास अरेंजमेंट क्या है उसे भी हम देखते हैं। ठीक है, अब किस अरेंजमेंट के ज़रिए से लिखते हैं, कौन से नंबर लेने हैं, रियल नंबर लेते हैं। ठीक है, जैसे ही हम रियल नंबर्स लेंगे उन्हें हम किसी अरेंजमेंट में लिखेंगे, फिर स्क्वायर ब्रैकेट से उसे क्लोज करेंगे तो हमारे पास मैट्रिक्स बन जाएगा। फॉर एग्जांपल मैं एक मैट्रिक्स लिखता हूँ, जैसा कि ये देखें, मैंने रियल नंबर्स लेने मतलब इंटी ले, ये मैंने लिखा 2 3 4 5 6 7। अब ये देखें, ये मैंने कोई से रियल नंबर्स ले लिए हैं। ज़रूरी नहीं कि ये सारे पॉजिटिव हों, मैं किसी को नेगेटिव भी ले लेता हूँ। ये मेरे पास माइनस का है, सपोज ये मेरे पास माइनस का है। अब मैंने क्या करना है, अब मैंने ये करना है कि इनको स्क्वायर ब्रैकेट्स के ज़रिए से क्लोज कर देना है, तो ये मेरे पास मैट्रिक्स बन जाएगा। ठीक है, अब ये मैट्रिक्स फॉर्म में लिखा हुआ है। अब हमने ये जो अरेंजमेंट दी है इसे, ये देखें एक ख़ास अरेंजमेंट है। ख़ास अरेंजमेंट में ऐसी क्या बात है कि हम इसे कहते हैं भाई इस तरतीब से लिखें। स्टूडेंट्स तवज्जो करनी है। अब ये देखें कि ये जो हॉरिजॉन्टल फॉर्म है ना, ये वाली चीज़, इसे हम बोलते हैं रो। ठीक है, जैसा कि आप यूँ देख लें कि ये देखें, ये हॉरिजॉन्टल है ना, ये हॉरिजॉन्टल है और ये वर्टिकल है। अगर हम हॉरिजॉन्टल लेंगे तो ये रो कंसीडर करेंगे, मतलब कि -2 3 4 एक रो में है, हम क्या दे देते हैं, ये R1 है। ठीक है, इसे क्या देते हैं कि ये R1 है, मतलब कि रो 1 है। इसी तरीके से स्टूडेंट्स आप खुद ही समझे कि ये 5 -6 और 7 ये हमारे पास दूसरी रो है। ये क्या है, हमारे पास एक और रो है, ये रो 2 है, इसे मैंने R2 का नेम दे दिया। हॉरिजॉन्टल लेंगे तो हमारे पास वो रो है, जब हम वर्टिकल लेंगे तो वो हमारे पास कॉलम है। अब अगर इसको मैं इस तरीके से लेता हूँ, ये मैं यूँ ले लेता हूँ, ये मतलब कि -2 और 5 लिए है, अब ये मेरे पास कॉलम है। इसी तरीके से 3 और -6 ये भी कॉलम है, 4 और 7 ये भी कॉलम है। स्टूडेंट्स, मेरे ख्याल में हमने मैट्रिक्स को समझ लिया है। उसके बाद हमने देखा है कि इसकी जो एंट्रीज़ हैं, जिस अरेंजमेंट में हमने लिखा है, एक ख़ास अरेंजमेंट में उसे लिखा है, और ये देख लिया है कि रो क्या चीज़ है और कॉलम क्या चीज़ है। अब इसके बाद आता है कि मैट्रिक्स का आर्डर क्या है। ठीक है, मैट्रिक्स का आर्डर हम किस तरीके से फाइंड करें, आर्डर से हम क्या मुराद लेते हैं। तो स्टूडेंट्स, आर्डर में हम ये देखते हैं कि इसमें कितनी रोज़ हैं और कितनी कॉलम है। ठीक है, मतलब कि जो मैट्रिक्स का आर्डर होता है ये स्पेसिफाइज करवा रहा होता है कि इसमें कितनी रोज़ हैं और कितनी कॉलम है। ठीक है, जैसा कि ये मैंने मैट्रिक्स लिखा है, मैं कोई एक और मैट्रिक्स लिखता हूँ, मैंने लिखा 5 -2 7, इधर मैं लिख देता हूँ 6 8 और 10। अब आपने खुद ही बताना है स्टूडेंट्स कि इसमें कितनी रोज़ हैं। ठीक है, बताएं इसमें बेटा कितनी रोज़ हैं। तो देखें, ये R1 है और ये R2 है, तो इसका मतलब इसमें 2 रोज़ हैं। और कॉलम कितनी है, एक कॉलम ये हो गया, एक कॉलम ये हो गया, एक कॉलम ये हो गया। इसमें 3 कॉलम है, 2 रोज़ और 3 कॉलम। ठीक है, तो आर्डर लिखने का जो तरीका है, हम कह देते हैं कि अगर नंबर ऑफ़ रोज़ किसी भी मैट्रिक्स में हम कह देते हैं, फ़र्ज़ करें कि m है और जो नंबर ऑफ़ कॉलम्स हैं वो हमारे पास n है, तो जो हम इसका आर्डर लिखेंगे, हम लिखेंगे m बाई
n, ठीक है। इस तरीके से हम इसका आर्डर लिखेंगे। तो स्टूडेंट्स देखें कि इसमें 2 रोज थी, तो मैं लिखूंगा, जब इसका आर्डर लिखूंगा 2/n, कॉलम्स कितनी थे 3, तो मैं इसे लिखूंगा 2/3, ठीक है। ये इसका आर्डर शो करवा रहा है। तो स्टूडेंट्स मेरे ख्याल में हमने आर्डर को अच्छे तरीके से देख लिया है। अब हम अपनी एक्सरसाइज की तरफ आते हैं। एक्सरसाइज है हमारे पास 1.1, जिसका क्वेश्चन नंबर 1 ये है, फाइंड द ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। मैट्रिक्स ये देखें स्टूडेंट्स, तवज्जो करें, इसमें 2 रोज हैं 2 कॉलम हैं, तो इसका ऑर्डर 2/2 है। बी देखें, इसमें भी 2 रोज हैं 2 कॉलम हैं, तो 2/2 है। सी देखें, सी में क्या है, सी में बेटा 1 रो है और कॉलम कितनी है, कॉलम 2 है, ठीक है। तो इसका जो ऑर्डर होगा वो होगा 1/2। इसी तरीके से जब हम डी पे आते हैं तो इसमें देखें 3 रोज हैं। कितनी रोज हैं, 3 रोज हैं और कॉलम क्या है 1, ठीक है। इसको अगर मैं इस तरीके से लिख दूं, ये देखें डी है मेरे पास 406, ठीक है स्टूडेंट्स। तो देखें इसमें रोज कितनी है, 1 रो ये हो गई। अब जरूरी नहीं कि इसके आगे इंट्रीज हों, अब 1 रो ये है, दूसरी रो ये है, तीसरी रो ये है, इसकी 3 रोज हैं और कॉलम जस्ट 1 ही है। कॉलम 1 है, जबकि रोज देखें 1 रो ये है, दूसरी रो ये है, तीसरी रो ये है। तो इसका जो ऑर्डर होगा स्टूडेंट्स वो कितनी होगा, 3/1, ठीक है। क्वेश्चन एक पार्ट मैंने किया है बी, देखें इसमें 2 रोज हैं और 2 ही कॉलम्स हैं, तो इसका जो ऑर्डर होगा इस तरीके से लिखेंगे। नंबर ऑफ रोज देखें इसमें 2 हैं, नंबर ऑफ कॉलम्स इसमें 2 हैं, हेंस ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बी इज इक्वल टू, इस तरीके से लिखेंगे स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ रोज बाय नंबर ऑफ कॉलम्स। ये आपको समझाने का तरीका है, जिस तरीके से इंशाल्लाह हम क्लास वर्क स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट 15 सितंबर से। अब नंबर ऑफ रोज इसमें देखें 2 हैं, कॉलम्स भी 2 हैं, तो मैंने इसे लिखा 2/2, ठीक है स्टूडेंट्स। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ऑर्डर तो समझ आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो कि इस एक्सरसाइज का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या करना है, फाइंड वैल्यूज ऑफ ए, बी, सी एंड डी, ठीक है। हमने वैल्यूज फाइंड करवानी है इन एंट्रीज की ए, बी, सी एंड डी, कि इनकी जगह पे क्या चीज़ रखी जाए, कौन सी एंट्रीज रखी जाए कि ये जो मैट्रिक्स हैं आपस में इक्वल मैट्रिक्स हों। तो इक्वल मैट्रिक्स क्या चीज़ है, हम इक्वल मैट्रिक्स की तरफ आते हैं स्टूडेंट्स। ऐसे 2 मैट्रिक्स, ठीक हैं, सबसे पहले उन 2 मैट्रिक्स का ऑर्डर आपस में इक्वल होना चाहिए। अगर एक 2/2 का है तो दूसरा भी 2/2 का होगा, अगर एक 3/1 का है तो दूसरा भी 3/1 का होगा। ऑर्डर कुछ भी हो लेकिन दोनों का ऑर्डर सेम हो। उसके बाद उन मैट्रिक्स के अंदर जो कोरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज हैं वो आपस में इक्वल होनी चाहिए। अगर ये 2 कंडीशंस फुलफिल हो रही हैं तो हमारे जो मैट्रिक्स होंगे वो आपस में इक्वल मैट्रिक्स होंगे। क्वेश्चन में ये गिवन है, इक्वलिटी का साइन है, इट्स मीन कि ये आपस में इक्वल मैट्रिक्स हैं। हमने क्या करवाना है, हमने ए, बी, सी एंड डी इनकी वैल्यूज फाइंड करवानी है। तो इसका सोल्यूशन देखते हैं किस तरीके से हमने इसको सॉल्व करना है। स्टूडेंट्स मेरे साथ ही रहना है, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये। अच्छा, सबसे पहले हमने यहाँ पे लिख देना है एज दीज मैट्रिक्स आर इक्वल मैट्रिक्सेस हेंस देयर कोरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज विल बी इक्वल, ठीक है। तो इनके जो कोरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज हैं वो भी आपस में इक्वल होंगे। अब ये देखें, ये अब फर्स्ट रो में अब जो पहला एलिमेंट है यहाँ पर वो a प्लस सी है और इस मैट्रिक्स में फर्स्ट रो में 0 है, तो a प्लस जो c होगा स्टूडेंट्स वो 0 को इक्वल होगा। हमने इसे इक्वेशन 1 का नेम दे दिया। इसी तरीके से a प्लस 2 भी किसके इक्वल होगा, -7 के। मैंने a प्लस 2 भी इज इक्वल टू -7 कर दिया है। इसी तरीके से c -1 विच इज इक्वल टू 3, इक्वेशन 3 का नेम दे दिया है। 4d - 6 इज इक्वल टू 2d, 4d - 6 इक्वल टू 2d, इसे इक्वेशन मैंने 4 का नेम दे दिया है। अब हमने इन इक्वेशंस को नेम दे दिया है। हमारा जो मेन काम है, हमने a, b, c और d की वैल्यूज फाइंड करवानी है। बहुत ही आसान है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अब इनको देखते हैं, इन इक्वेशंस को भी कैसे फाइंड करवाएं, क्या चीज़, कौन सी इक्वेशन हमारे लिए ज़्यादा हेल्पफुल है, जो आसान है। इक्वेशन 3 को देखें ज़रा। इक्वेशन 3 में है c - 1 इज इक्वल टू 3। अगर ये -1 इधर चला जाए तो 3 + 1 हो जाएगा, c इज इक्वल टू 4 आ जाएगा। बहुत ही आसान है। तो देखें हमने क्या किया, फ्रॉम इक्वेशन 3 c - 1 इज इक्वल टू 3, c इज इक्वल टू 3 + 1 विच इज इक्वल टू 4, ठीक है। तो इट्स मीन अगर मैं यहाँ पर c - 1 की जगह पर ये c में अगर 4 पुट करता हूँ तो इसे इक्वल आना चाहिए। देखें 4 - 1 3,
इधर भी देखें 3 है, तो इट्स मीन कि ये एंट्री जो करस्पॉन्डिंग एंट्रीज हैं वाकई एक दूसरे के इक्वल हैं। अच्छा, अब इसके बाद दूसरी इक्वेशन देखें कोई। हाँ, ये क्वेश्चन 4 देखते हैं। 4d - 6 इज इक्वल टू 2d। अब अगर ये 2d बॉर्डर क्रॉस करके इधर आएगा, ये 2d प्लस क्या इधर आकर माइनस का हो जाएगा, तो 4d - 2d हो जाएगा। और ये -6 बॉर्डर क्रॉस के जब इधर जाएगा तो ये प्लस का 6 बन जाएगा, तो ये आ जाएगा 4d - 2d इज इक्वल टू 6। 4d - 2d विच इज इक्वल टू 6, तो ये आ जाएगा 2d इज इक्वल टू 6। अब 2 इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, d आ जाएगा हमारे पास 3। ठीक है, तो स्टूडेंट्स हमने d की वैल्यू भी फाइंड कर ली। अब देखते हैं अपने क्वेश्चन में, यहाँ पर अगर मैं d की जगह पे 3 रखूँ, 4d है, 4 × 3 कितनी हो जाएगा 12। 12 - 6 क्या आ जाएगा 6। 2 × d है, d की जगह पे 3 रखें, 2 3 = 6, इट्स मीन के ये भी इक्वल है। ठीक है, ये आएंगे सारे ही इक्वल, लेकिन हमने इनकी वैल्यूज फाइंड करवानी है। इक्वल क्यों आएंगे? क्योंकि उसने खुद ही कह दिया है कि ये इक्वल मैट्रिक्स हैं। अच्छा, सी और डी की वैल्यू तो हमने फाइंड करवा ली। अब हम वैल्यू फाइंड करवाते हैं ए और बी की। ए और बी हमारी हम कैसे निकाल सकते हैं, कौन सी चीज़ हमारी हेल्प कर रही है? देखें इक्वेशन 1 के a + c = 0, a + c = 0। कैसे करें इसको? बहुत ही आसान है। c की वैल्यू हमने पहले फाइंड की हुई है, c की वैल्यू आप पुट करें इक्वेशन 1 में, a की वैल्यू आ जाएगी। c की जगह पे आप 4 रख दें, a + 4 = 0, 4 उधर जाकर माइनस का हो जाएगा, a = -4 आ जाएगा। स्टूडेंट्स हमने a की वैल्यू भी फाइंड करवा ली। नेक्स्ट हमने किसकी वैल्यू फाइंड करवानी है? b की। a + 2b = -7, हमने इक्वेशन 2 लिखी, a + 2b = -7। a की वैल्यू तो हमारे पास है, क्या आई है? -4। यहाँ पर -4 रखें, -4 उधर जाए, -7 + 4 बन जाएगा, -7 + 4, 2b = -7 + 4 विच इज इक्वल टू -3। b 2b = -3, 2 उधर आकर डिवाइड हो जाएगा, b = -3/2। यहाँ तक रहने दें, आपकी मर्जी, या डिवाइड करवा दें तो आ जाएगा -1.5। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। तो हमने यहाँ पर वैल्यूज फाइंड करवाई हैं ए, बी, सी और डी की। ये हमारे पास इक्वल मैट्रिक्स थे, जिसकी वजह से हमने कहा कि कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज इक्वल मैट्रिक्स की जो कंडीशंस हैं वो हमने अप्लाई की हैं, और ये कहा है कि जो कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज हैं वो भी आपस में इक्वल होंगी, तभी हमने इन्हें इक्वल किया है और हमने वैल्यूज फाइंड की हैं। तो स्टूडेंट्स मुझे उम्मीद है कि आज का लेक्चर बहुत ही आसान था, आपको समझ आया होगा और बड़ा ही इंटरेस्टिंग लेक्चर था। अगर फिर भी किसी भी पॉइंट पर प्रॉब्लम है तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।